हेलो गुड इवनिंग, मैं कुमार अपनी स्वागत करता हूं आप सबों का आशीर्वाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीर्वाद परिवार पर। और आज हम उपस्थित हैं रीजनिंग के एक चैप्टर डाइस के साथ। आज हम लोग सीखेंगे डाइस को और आज जानेंगे डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं और आसानी से कुछ नियमों के साथ जानेंगे। डाइस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डाइस से एक दो सवाल देखने को मिलता है। आज हम लोग क्लोज डाइस को पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे ओपन डाइस के सवालों को कि ओपन डाइस के सवाल कैसे बनते हैं। क्लोज डाइस और ओपन डाइस में बस फर्क इतना है कि ओपन डाइस, क्लोज डाइस वो डाइस होता है जिसको आप लूडो खेलते समय यूज़ करते हैं, यानी जो डाइस लॉक हो जिसका कि 6 फेस हो, और उसी को जब हम खोल देते हैं, जैसे एक कार्टून का बना हुआ कवर है उसको खोल दिए तो वो लगभग जो है ओपन डाइस का रूप ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग आज क्लोज डाइस को पढ़ेंगे। क्लोज डाइस में जो होता है, क्लोज डाइस दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस को हम लोग जानते होंगे क्योंकि जनरल डाइस जो है, हम लोग जब लूडो खेल रहे होते हैं तो हम लोग जनरल डाइस का यूज करते हैं। एक ऐसा डाइस जिसमें कि सब चीज फिक्स है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। इसके क्या होता है कि एक के अपोजिट में 6 होता है। ये आप जान रहे होंगे क्योंकि लूडो खेलते समय ये लोगों को ध्यान में रहता है कि 1 के अपोजिट में 6 होता है। उसके बाद इसके जस्ट 2 के अपोजिट में 5 होता है और 3 के अपोजिट में 4 होता है। जनरल डाइस में जो है वो डाटा फिक्स रहता है कि 1 के अपोजिट में 6 ही होना है, 2 के अपोजिट में 5 होना है और 3 के अपोजिट में 4 होना है। हम लोग जनरल डाइस को पहचानेंगे कैसे कि वो जनरल डाइस का भाग है। अब एक डाइस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक डाइस में यदि उसके नियरेस्ट फेस, जो नजदीक का फेस है, उसका सम करने के बाद यदि 7 नहीं आता है तो वो क्या होगा? जनरल डाइस होगा। सपोज मान लिया जाए 5 है, 1 है और 3 है, तो 3 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 4 होता है। 5 3 भी 8 हो जाता है और 5 1 जो है वो 6 हो जाता है। कहीं भी इसको ऐड करने से 7 नहीं आता है। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत अगर हम लोग देखें, एक और डाइस लेते हैं जिसमें कि एक ऐसा डाटा आपको देखने को मिलता है कि सपोज ये 4 है और इसमें 3 है, इसमें 1 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 और 3 जो है इसको ऐड करने से, सम करने से क्या होता है? ये 7 रिजल्ट आता है। और जिसके भी सम का रिजल्ट 7 आ जाए, नियरेस्ट फेस का, अगर सम का जो है वो ऐड 7 आ जाए तो वो क्या होगा? जनरल डाइस नहीं होकर वो स्टैंडर्ड डाइस का पार्ट होगा और ये क्या होगा? जनरल डाइस का पास होगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ पाए होंगे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या है और जनरल डाइस क्या है। तो जनरल डाइस वह डाइस जिसका इस्तेमाल हम लोग लूडो खेलते टाइम करते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि दिया हुआ सीरीज, जो आपको एग्जाम में डाइस का सीरीज दिया हुआ है, वो सारे ही जनरल डाइस हैं, तो आप इस बात पर कंफर्म हो लें कि इसके 5 के विपरीत में जो अंक होंगे वो 2 होंगे और 1 के विपरीत में जो है 6 होगा और 3 के विपरीत में 4 होगा। यानी जिसके नियरेस्ट फेस का जो है सम 7 जो है 7 ना हो तो उसका क्या होगा? अपोजिट फेस जो होगा उसका ऐड जो है यानी सम जो है वो 7 के इक्वल होगा। ठीक है, ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अब हम लोग स्टैंडर्ड डाइस पर चलते हैं। एग्जाम में अक्सर सवाल जो है वो स्टैंडर्ड डाइस से ही होता है, कभी कभी जनरल डाइस से भी सवाल देखने को मिलता है। तो हम लोग जनरल डाइस का सवाल जब देखने को मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में उसको चेक नहीं करते हैं कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि नॉर्मल सवाल हम लोग को पता है स्टैंडर्ड डाइस से पूछा जाता है। लेकिन आप भी ध्यान रखिए, अगर आपको दिख जाए कि सारे जनरल डाइस हैं तो उसमें मेहनत कम होती है, स्टैंडर्ड डाइस में मेहनत ज़्यादा होती है। तो हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस को। जनरल डाइस के एकमात्र यही रूल है, पहचानेंगे कैसे कि इसके नियरेस्ट फेस का कहीं भी सम जो है वो 7 नहीं होगा, यानी नज़दीकी सतह जो है उसको जोड़ने के बाद, उसके अंक जोड़ने के बाद 7 के इक्वल नहीं होगा। जैसे 5 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका 7 के इक्वल नहीं होगा। 3 और 1 को ऐड करते हैं तो ये 7 के इक्वल नहीं होगा, और अगर आप 5 और 3 को ऐड करते हैं तो ये भी 7 के इक्वल नहीं होगा। तो जिसके किसी भी नियरेस्ट फेस का जो है सम जो है ऐड जोड़ने के बाद जो है वो अगर 7 नहीं होता है तो वो आपका क्या होगा? जनरल डाइस का पार्ट होगा। और जनरल डाइस में क्या होता है कि हमेशा अपोजिट जो होता है वो आपका 7 होता है। ठीक है, अब हम लोग जनरल डाइस को छोड़ देते हैं, हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड डाइस पर। आज स्टैंडर्ड डाइस के कुछ सवाल को देखेंगे और स्टैंडर्ड डाइस के नियम को देखेंगे। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? 3 नियम है। पहला नियम क्या है कि आपके पास मान लिया जाए 2 डाइस है। ऐसे एग्जाम में 2 से अधिक डाइस भी देखने को मिलता है, लेकिन कंपेयर हम लोग हमेशा 2 डाइस से ही करते हैं। 2 डाइस आपके पास दिया हुआ है। पहला नियम कहता है कि यदि 2 फेस पर जो है वो कोई समान अंक मिल जाए, मान लिया जाए x इसमें है और y इसमें है, ठीक है, और इसमें x है और इसमें y है,
ये कहीं भी y यहां भी हो सकता है, निश्चित नहीं है कि सेम फेस पर होना चाहिए। नियम ये है कि कोई दो फेस जो है वो समान अंक या समान आकृति या समान जो भी उसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है वो होना चाहिए। तो जो बचा हुआ है ना रिमाइंडर यानी कह सकते हैं आप जो शेष बचा हुआ फेस है ना, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी ए क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट हो जाएगा। तो पहला नियम क्या है कि जिसका कि दो फेस समान मिल जाए तो तीसरा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। ये आपका पहला नियम है। पहले नियम को आप लोग समझ गए होंगे कि दो फेस अगर आपको सेम मिल जाए तो तीसरा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब इसके जस्ट दूसरे नियम को चलते हैं। दूसरा नियम जो है उसमें क्या है कि दो नहीं तो एक मिले, दो डाइस है उसमें कुछ तो मिले, तो दो नहीं मिले तो क्या मिले, एक मिले। लेकिन एक में नियम क्या है कि वो सेम फेस पर मिलना चाहिए। अगर x यहां है तो यह x भी यहां होना चाहिए। ठीक है, अगर दो फेस सेम मिल जाए, यानी सॉरी एक फेस अगर दोनों में सेम मिल जाए और सेम फेस पर मिल जाए तो जो शेष जो बचा हुआ सेम फेस वाला जो एरिया है यानी जो नंबर है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी सेम फेस वाला एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ए बी के अपोजिट हो जाएगा और सी किसके अपोजिट हो जाएगा, डी के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नियम क्या कहता है कि कोई एक फेस अगर सेम फेस पर मिल जाए, एक फेस पर अंकित अंक यदि सेम फेस पर मिल जाए तो क्या होगा कि शेष जो सेम फेस वाला होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी ए जो है वो बी के अपोजिट होगा और सी जो है वो डी के अपोजिट होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डाइस के जो है दो रूल को देखा है। बस एक और तीसरा रूल है, इसके बाद आपसे डाइस के हर एक सवाल बन जाएंगे। हम सारे रूल को एक बार दोबारा फिर रिपीट करेंगे, बताएंगे नहीं, सिर्फ हम बोलेंगे। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो हमें लगता है कि इस नियम के बाद डाइस में आपसे अपोजिट फेस निकालने वाला जो सवाल होगा यानी क्लोज डाइस का जो सवाल होगा वो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मान लिया जाए कि अब दो फेस की बात आई कि दो फेस मिलने चाहिए। वो पहला नियम कहता है दो नहीं तो एक मिले, लेकिन उसमें नियम क्या था कि सेम फेस पर मिलना चाहिए। अब अगर दो ना मिले, एक ही मिल रहा हो और वो सेम फेस पर ना हो, जैसे कि x यहां था और x यहां था, अगर ये x यहां ना होकर यहां होता तो क्या होता, तो क्या होता कि एक फेस मिल रहा हो लेकिन क्या है कि सेम फेस पर ना मिले, तो क्या होगा कि उससे निकटवर्ती, इससे किसी एक दिशा पर घूमने पर, यानी या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो घड़ी की दिशा में या तो घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर हम लोग घड़ी के दिशा में घूमते हैं तो पहले नंबर पर जो आता है और इस x से भी जो पहले नंबर पर आता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। यानी हम लोग इस x को सेंटर मान लेते हैं, यानी जो फेस आपको, जो फेस पर नंबर जो दिया हुआ है जिस पर भी आपको सेम मिलता है उसको क्या करना है, आपको सेंटर ले लेना है। उसके बाद पहले नंबर पर जो आएगा, इसके जो पहले नंबर पर आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आएगा वो जो है इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी सी जो है वो अपोजिट हो जाएगा डी का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस के हमने तीनों नियमों को देख लिया। अब क्या है, एक नॉर्मल सा अंतिम में एक सेंटेंस नोट में आप कर सकते हैं इसको। इससे क्या होता है कि बहुत सारे सवाल बिना किसी नियम के बन जाते हैं। उसमें इसमें ऑप्शन को जो है हटाना ज्यादा आसान होता है। कि आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी नजदीक सतह वाले जो फेस है, नजदीक सतह वाले अंक, नजदीक सतह वाले अंक विपरीत नहीं होंगे, विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि कभी भी जो नजदीक फेस वाला जो अंक होगा ना वो कभी विपरीत में नहीं आएगा। यानी किसी भी स्थिति में D जो है इसके अपोजिट में D नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी जो नियरेस्ट फेस पर है वो कभी भी अपोजिट फेस पर नहीं आएगा, यानी B कभी भी आपके D में नहीं आएगा। ऐसे सवाल में क्या होता है कि आपको ऑप्शन से बनाना बहुत आसान होता है। अब मान लीजिए कि यही एक सवाल है आपके पास और इसमें यह पूछा जाए कि x के अपोजिट में क्या आएगा। सपोज मान लिया जाए आपके ऑप्शन में है A, आपके ऑप्शन में है B, आपके ऑप्शन में है B और आपके C नंबर ऑप्शन में मान लिया जाए कि आपको D दे दिया गया और D नंबर ऑप्शन में दे दिया गया M।
तो आपने ये देखा कि x के नियरेस्ट फेस पर कौन है, a है, तो ये क्या होगा, विपरीत में कभी नहीं होगा। अगर आप देखें x के नजदीक में क्या है, b है, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। और x के नजदीक में क्या है, d है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। m जो है ये किसी के नजदीक में नहीं है, इसलिए क्या होगा कि ये इस x के अपोजिट में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोगों को, और ये ऐसे एग्जाम में देखने को मिलता है, ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपको दिखा रहे हैं आसान बनाकर, ऐसे एग्जाम में देखने को सवाल मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग बहुत सारे सवाल ऐसी कंडीशन में सॉल्व हो जाते हैं कि ये तीन ऑप्शन आपके नियरेस्ट फेस से ही सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार जो है तीनों नियमों को क्लियर कर लेते हैं। एक बार हम सारे नियमों को जो है आपको सिर्फ बोल देते हैं, हमने जितना लिखा है, जितना समझाया है। सबसे पहले डाइस कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, एक जनरल डाइस और दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, जनरल डाइस वो डाइस जो हम जो है लूडो खेलने के टाइम में यूज करते हैं। ठीक है, जिसके एक के अपोजिट पे क्या होता है, 6 होता है, 2 के अपोजिट पे क्या होता है, 5 होता है, और 4 के अपोजिट पर 3 होता है। हम लोग कैसे पहचानते हैं जनरल डाइस कौन सा होगा, तो जनरल डाइस हम लोग पहचानते हैं कि उसके नियरेस्ट फेस पर कभी भी इसका ऐड जो है सम करने के बाद जो है वो 7 के इक्वल नहीं आएगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि नजदीकी सतह का जोड़ 7 नहीं होगा तो अपोजिट वाले का जोड़ 7 होगा। ठीक है, यानी जनरल डाइस के नियरेस्ट फेस का ऐड यानी सम जोड़ कभी भी 7 के इक्वल नहीं होगा। इसके अपोजिट वाले फेस पर जो अंकित अंक होंगे, जो नंबर होगा, उसका ऐड करने पर क्या होता है, 7 के इक्वल होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डाइस पे, जिसको हम लोग हिंदी में मानक पासा कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट निकालने के 3 नियम हैं। स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचानेंगे, तो किसी भी फेस पर जो है उसका क्या हो जाएगा, ऐड करने पर, सम करने पर 7 हो जाएगा। अगर 7 नहीं होगा तो फिर जनरल डाइस हो जाएगा वो। तो स्टैंडर्ड डाइस का नियम यही है कि किसी भी दो फेस का जो है वो सम करने पर यानी जोड़ने पर 7 के इक्वल होगा। ठीक है, 7 के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो ऐसे कंडीशन में अपोजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 डाइस लेंगे, दो डाइस को लेकर कुछ कंपेयर करते हैं। पहला नियम है कि यदि पहले क्या देखेंगे कि 2 फेस अगर सेम मिल रहा हो, यानी XY था, तो जो शेष बचा हुआ फेस है यानी A और B जो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नियम था कि 2 फेस सेम मिल रहा है, तो तीसरा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि 2 फेस ना मिल रहा हो तो एक फेस मिले। एक फेस अगर मिलता है तो एक फेस में क्या है कि वो सेम फेस पर मिलना चाहिए। अगर वो सेम फेस पर मिलता है तो जो बाकी बचा हुआ सेम फेस है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। आपको शायद एग्जांपल याद होगा, हमने बताया था x और x को हमने ऊपर रखा था, दाएं वाले में भी a, दाएं वाले में a, तो बाएं इसके दाएं वाले में क्या था, b था, तो a b के अपोजिट हो गया था। इसके बाएं वाले में जो है वो C था और उसके बाएं वाले में D था, कुछ ऐसा ही था। यानी सेम फेस पर जो अंक है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, एक अपोजिट हो जाएगा। और तीसरा नियम जो है वो है कोरा मीन का नियम, जो कि हमने अंतिम में बताया। तो कोरा मीन का नियम का यूज जो है हम लोग शुरू में नहीं करते हैं। जब इधर आपका किसी भी नियम सवाल ना बन रहा हो ना, तब कोरा मीन का नियम अंतिम में लगाया जाता है। कोरा मीन एक इंजेक्शन है जो कि व्यक्ति को अंतिम स्थिति में दिया जाता है, कुछ समय के लिए बचा लेने के लिए, यानी वो जीवन प्रदान करने के लिए, अंतिम क्षण के लिए होता है। तो जब सवाल आपसे बिल्कुल ना बन रहा हो, आप अंतिम स्थिति में हो, तो आप कोरा मीन का यूज कर सकते हैं। तो कोरा मीन का नियम क्या कहता है कि कुछ ना मिले, एक फेस मिले, कहीं भी मिल जाए, किसी भी फेस पर मिल जाए, तो जो भी फेस मिलेगा, जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं, यानी x मिला, x यहां मिला, सेम फेस पर नहीं है, लेकिन क्या है कि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक साइड घूमकर, यानी क्लॉकवाइज अगर हम घूमते हैं तो पहले नंबर पर जो मिलता है और इसके जो पहले नंबर पर मिलता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी A B के अपोजिट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो मिलेगा यानी ये D और इसके दूसरे नंबर पर जो मिलेगा D C के अपोजिट हो जाएगा। अब आप किसी भी बुक को उठाइए और सवाल को बना जाइए। अब आपको डाइस से रिलेटेड सवाल में प्रॉब्लम, डाइस में, क्लोज डाइस में अपोजिट फेस निकालने वाला जो सवाल होगा वो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस नियमों को अच्छे से देख लीजिए, जान लीजिए, एक बार नहीं हो दोबारा देख लीजिए। इसके बाद आपको ऐसे सवाल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और हमारे ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल आशीर्वाद परिवार को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए। धन्यवाद।